Namaskar, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are going to discuss about EPFO scheme, and EPFO scheme is covered under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952. सो प्रोविडेंट फंड को हिंदी में भविष्य निधि कहते हैं, क्योंकि ये भविष्य के काम आता है और निधि मतलब कोष होता है, फंड होता है। सो ये भविष्य में काम आने वाला फंड है और इसीलिए इसको पीएफ प्रोविडेंट फंड कहते हैं। क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को मिलता है इसलिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है। और कितने तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि वैसा प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लीकेबल है उसको ईपीएफ बोलते हैं। ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सो ईपीएफ बोलते हैं। सो अभी हम ईपीएफ स्कीम के बारे में डिटेल में समझेंगे। आप ऊपर देख चुके हैं ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो भारत सरकार का ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर इंस्टीट्यूशन है जो ईपीएफओ के नाम से जाना जाता है। और ईपीएफओ जो है इट एडमिनिस्टर्स ईपीएफ स्कीम। सो ईपीएफ स्कीम में क्या आता है? द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम और ईपीएफ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1952। सो ईपीएफओ एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1952। It was enacted in 1952. Is a retirement benefit scheme. So ये कौन सा स्कीम है? रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। Both the employer and employee contribute a certain sum every month till the employee is working. तो इसमें फंड कैसे जनरेट होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और इनके कंट्रीब्यूशन से फंड जनरेट होता है और वो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के काम आता है। It not only provide tax benefits but also a relatively high interest rates than other saving scheme. So other saving schemes से इसमें प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि एक तो इसके डिपॉजिट पे टैक्स नहीं लगता, इसके अर्निंग पे टैक्स नहीं लगता, और दूसरा ये है कि इसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसा फिक्स करती है जो सेविंग इंटरेस्ट रेट बाकी नॉर्मल एफडी इंटरेस्ट रेट से हायर होता है। ये एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है ईपीएफ स्कीम का? ईपीएफ स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड टू हेल्प द गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ फाइनेंशियली by providing a lump sum amount on their retirement or separation from their job by managing provident fund of them. So purpose ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, इनको फाइनेंशियली हेल्प करना है। कब? रिटायरमेंट के समय में या जब जॉब से उनका सेपरेशन हो जाए उस समय में। तो ईपीएफओ का मेन काम ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर पर फंड पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, इनके एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के समय में एक लमसम अमाउंट, एक मुश्त अमाउंट देना जिससे उनका रिटायरमेंट बढ़िया से निकल सके। वो रिटायरमेंट भी हो सकता है और चाहे सेपरेशन फ्रॉम देयर जॉब भी हो सकता है, मतलब नौकरी छूटने पर भी हो सकता है। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू द मेंबर्स ऑफ द स्कीम। So EPFO scheme is applicable only and only. These benefits are provided only and only to the members of the scheme. जिनका EPFO स्कीम में कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलता है। So Public Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 was enacted to fulfill constitutional commitments of the independent India. सो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट क्या है? सोशल सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, और इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 वाज इनेक्टेड। ईपीएफओ इज द स्टैट्यूटरी बॉडी which implements the act and the three schemes therein.
सो जो हम पीपीएफ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 3 स्कीम है, सेपरेट 3 स्कीम है, तीनों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ईपीएफओ इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया का सबसे बड़ा, ईपीएफओ इज अमंग द मतलब दुनिया के बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें से ईपीएफओ एक है। किस हिसाब से? क्लाइंटेल के हिसाब से, फंड के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हिसाब से इनका विश्व में स्थान है। वेयर डज दिस एक्ट अप्लाई? ये एक्ट कहाँ पे अप्लाई होता है? वे सारे जगह जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग, 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई पर्सनस आर एम्प्लॉयड, वहाँ पर ईपीएफओ एक्ट लागू होता है। ईएसआई कहाँ पे लागू होता है? जहाँ पे 10% काम करते हैं। ईपीएफओ कहाँ पे लागू होता है? जहाँ पे 20% काम करते हैं। उसके अलावा भी जहाँ कहीं भी 20 और उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन इशू करके वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकती है। एक्ट कंटिन्यूज टू अप्लाई इवन इफ द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ फॉल्स बिलो 20। सो कई बार ऐसा हुआ कि 21 मेंबर हो गए, 20 मेंबर हो गए, ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करा दिए और उसके बाद से कभी ऐसा समय आया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ घट करके 15 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईपीएफओ वंस अप्लाइड ऑलवेज अप्लाइड है। सो एक बार कंपनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड हो गई ईपीएफओ में, that will continue to be in the EPFO scheme whether that strength falls below 20 then also. Here excluded employee, अभी हमने यहाँ पर कहीं मेंशन किया है certain conditions and exceptions. So क्या है इसमें? कुछ excluded employee का मतलब क्या होता है? Means employees drawing wages exceeding ₹15,000 per month। कहने का मतलब ये है कि जिनकी सैलरी 15,000 से नीचे है, जिनके वेजेज 15,000 और उससे नीचे है, सिर्फ उन्हीं पर ईपीएफओ एक्ट लागू होता है। 15,000 से ऊपर जिनकी सैलरी है उन पर ईपीएफओ मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरीली का प्रोविजन अलग है। मैंडेटरी उनके लिए है जहाँ पे जिस कंपनी में, जिस इंस्टीट्यूशन में 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों और जिनकी सैलरी 15 अप टू 15,000 हो, जिनकी सैलरी अप टू 15,000 है वो ईपीएफओ एक्ट में आते हैं। जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा हैं दे आर एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट वॉलंटरीली ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, दैट इज सेपरेट प्रोविजन। सो ये 3 स्कीम की हम चर्चा किए थे। तो आइए देखते हैं ईपीएफओ में 3 स्कीम कौन कौन से होते हैं। एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम होता है जो रिटायरमेंट के समय में एक मुश्त मिलता है। एक एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम होता है, ये इंश्योरेंस स्कीम है। और एक एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम होता है, इससे पेंशन मिलता है। ये प्रोविडेंट फंड स्कीम है, जिस दिन रिटायर करेंगे जितना पैसा आपने जमा किया है और उतना ही पैसा आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया है, उन दोनों को जोड़ करके उस पर इंटरेस्ट लगा करके आपको टोटल अमाउंट मिल जाता है, उसको प्रोविडेंट फंड स्कीम बोलते हैं। उसके बाद से पेंशन स्कीम है जिसमें पेंशन मिलता है। और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं डीएलआईएस, ईडीएलआईएस बोलते हैं। तो ईडीएलआईएस जो है, ईडीएलआई में क्या है, ये इंश्योरेंस है, ये कुछ हैपनिंग पर ये मिलता है। तो मोटा मोटी हम ये समझें कि एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ बेसिक पे टू पीपीएफ, 12% ऑफ बेसिक सैलरी इज 12% ऑफ बेसिक सैलरी गोज टू पीएफ कंट्रीब्यूशन। अगर किसी एम्प्लॉय का 10,000 सैलरी है तो उनका 1,200 रुपीज़, अगर किसी एम्प्लॉयज़ का 10,000 बेसिक सैलरी है, इट इज़ नॉट ग्रॉस सैलरी। ईएसआईसी में ग्रॉस सैलरी होता है, ईपीएफओ में बेसिक सैलरी होती है। तो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन का जो भी 12% कंट्रीब्यूशन है वो इनके बेसिक सैलरी पर होता है। तो एम्प्लॉय का अगर बेसिक सैलरी 10,000 है तो 1,200 उनका ईपीएफ में कटेगा, कंट्रीब्यूशन जाएगा। ये 12%, सेम 12% एम्प्लॉयर भी पे करते हैं।
लेकिन इनका डिवीज़न हो जाता है। इनका ईपीएफ में 12% गया है, इनका 3.67% ईपीएफ में जाएगा। इसका मतलब कि इनका महीने में 15.67% इनका ईपीएफ में जमा हो रहा है, प्लस ईयरली इंटरेस्ट अलग है। और एम्प्लॉयर का जो बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 8.33% दैट गोज़ टू ईपीएस, मतलब एम्प्लॉय के पेंशन स्कीम में जाता है। एम्प्लॉयर का जो 12% है उस 12% को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। उसका मेजर पोर्शन पेंशन स्कीम में जाता है और माइनर पोर्शन प्रोविडेंट फंड स्कीम में जाता है। इसको और बढ़िया से समझते हैं। तो एम्प्लॉयज़ का सिर्फ 12% कंट्रीब्यूशन है, 10,000 में 1200 रुपीज़। एम्प्लॉयर का भी 12% है। 12% में क्या होता है, 3.67% ईपीएफ में जाएगा। ये भी ईपीएफ में दे रहे हैं, ये भी ईपीएफ में दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 12 + 3 + 3.67 मतलब 15.67% पर मंथ एम्प्लॉय के कोड में जमा हो रहे हैं पीएफ अकाउंट के में। और जो एम्प्लॉयर का जो दूसरा अमाउंट शेयर है 8.33%, ये दिस इज पेड टुवर्ड्स ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 12% हो गया, प्लस 0.5% टुवर्ड्स द ईडीएलआई। ईडीएलआई में एम्प्लॉयज़ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0। सो ईडीएलआई में 0.5% एम्प्लॉयर पे करते हैं और प्लस 0.5% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज ये पे करते हैं। सो एम्प्लॉयर का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ 12 नहीं है, एम्प्लॉयर का 13% है। एम्प्लॉयर का 12% ये, प्लस 0.5% ईडीएलआई का, प्लस 0.5% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। सो एम्प्लॉयज़ 12% पे करते हैं, एम्प्लॉयर 13% पे करते हैं। सो टोटल 25% हो गया। कहने का मतलब कि अगर एम्प्लॉय का बेसिक पे 10,000 रुपीज़ है तो एम्प्लॉयर 2,500 रुपीज़ ईपीएफओ को पे करते हैं, 2,500, जिसमें से 1,567 रुपये फिर 1,567 रुपीज़ ईपीएफ में चला जाता है, 833 रुपीज़ ईपीएस में चला जाता है और 50 रुपीज़ ईडीएलआई में चला जाता है। आइए इसको थोड़ा टेबल में समझ लेते हैं। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है ये लमसम अमाउंट है, रिटायरमेंट पर मिलता है। जो ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, ये पेंशन स्कीम या तो मरने पर मिलता है और नहीं तो रिटायर होने पर मिलता है। ईडीएलआई ये इंश्योरेंस है और इसका अपना एक इंश्योरेंस लिंक्ड ये है और उसका कंटीजेंसी पर ये मिलता है। और एडमिन चार्जेस ये फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है जी। तो ईपीएफओ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12%, एम्प्लॉयर का शेयर 3.67%, सो टोटल कितना हो गया 15.67%। ईपीएस में पेंशन स्कीम में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8.33%, and here government pays 1.16%. So here government becomes another party. So government pays 1.16%. So total in EPS scheme is contributed to 9.49%. EDLI employee 0, employer 0.50%. So 0.5% पे होता है EDLI में। ईपीएफ एडमिन चार्ज 0.50%, सो टोटल 0.5%। सो अब अगर हम टोटल करके देखें तो एम्प्लॉय कितना पे करते हैं 12%, एम्प्लॉयर कितना पे करते हैं 13%, टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हो जाता है 12 + 13 25%। सो 25% ऑफ बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय इज पेड टू ईपीएफओ पर मंथ।
PF accumulation payable with interest on retirement, resignation, retrenchment, migration और डेथ। सो जब भी जॉब से रिलेशन छूट रहा है, जॉब से रिलेशन कब छूटता है? रिटायरमेंट पर, रेजिग्नेशन पर, रिट्रेंचमेंट पर, माइग्रेशन पर और डेथ पर। सो इन सारे सिचुएशन में जहाँ से जॉब का से सेपरेशन हो रहा है, उन जॉब सेपरेशन सिचुएशन में पीएफ में जितना अमाउंट एक्यूमुलेट है वो इंटरेस्ट के साथ एम्प्लॉय को पे कर दिया जाता है। एडवांस, पार्शियल विड्रॉल अलाउड फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज कंट्रीब्यूशन, परचेज ऑफ हाउस, इलनेस, हायर एजुकेशन, मैरिज एंड अदर। सो ये जो पीएफ अमाउंट जो एक्यूमुलेट हो रहा है, जो रिटायरमेंट के समय मिलने वाला है, इससे हम एडवांस ले सकते हैं, चाहे पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। कभी घर बनाना हो, घर खरीदना हो, बच्चों की हायर एजुकेशन की बात आ जाए, बीमारी की बात आ जाए, विवाह की बात आ जाए। सो ऐसे कंडीशन में एडवांस और विड्रॉल का परमिशन है। विड्रॉल मतलब लौटाना नहीं है, एडवांस मतलब रिफंड करना पड़ेगा। पेंशन एलिजिबल फॉर लाइव मेंबर्स, जीवित लोगों को भी पेंशन मिलते हैं क्या? पक्का मिलते हैं। जो लोग रिटायर हो जाते हैं, दोज हु रिटायर ऑन सुपर एनुएशन, उनको मेंबर को पेंशन मिलता है। जो डिसेबल हो जाते हैं उनको पेंशन मिलता है। और बाकी केस में क्या होता है? पेंशन एलिजिबल आफ्टर डेथ ऑफ द मेंबर, फैमिली मेंबर्स को मिलता है। यहाँ पर सेल्फ को पेंशन मिलता है, यहाँ पर फैमिली मेंबर्स को कब पेंशन मिलेगा? जब एम्प्लॉय का डेथ हो जाएगा। तो जब एम्प्लॉय का डेथ हो जाएगा तो जो उनकी विडो रहेंगी उनको विडो पेंशन मिलेगा, चिल्ड्रन पेंशन मिलेगा, ऑर्फेन पेंशन मिलेगा, डिसेबल्ड चिल्ड्रन पेंशन मिलेगा, नॉमिनी पेंशन मिलेगा, डिपेंडेंट पेरेंट पेंशन मिलेगा। ये पेंशन के इसमें वैरायटी है, कैटेगरी है। और इसमें विड्रॉल का भी ऑप्शन है, वो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं EDLI क्या है। एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। सो EPFO एक्ट आया है 1952 में। उसके 24 साल, लगभग 24 साल बाद EDLI स्कीम आया है 1976 में। लमसम बेनिफिट पेएबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए PF मेंबर वाइल इन सर्विस। सो सर्विस में रहते हुए अगर किसी एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है और वो कंट्रीब्यूशन वो पे कर रहे हैं तो उनके लिए एलिजिबल है ये EDLI सिर्फ और सिर्फ डेथ केस में, डेथ इन ड्यूरिंग द सर्विस केस में ही मिलता है। इसको मैक्सिमम बेनिफिट है, ये बढ़ करके अभी 7 लाख हो गया है। और अगर कंट्रीब्यूशन आपका सिर्फ और सिर्फ 12 महीने से भी कम हुआ है तो सिर्फ 2.5 लाख मिलेगा। अगर 12 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया तो 7 लाख तक मिल सकता है, और 1 ईयर से कम है तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख मिलेंगे। अब क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस समझ लीजिए। अभी जो उमंग ऐप है, उमंग ऐप पर ये सब अभी क्लेम सेटल किए जा रहे हैं। तो सेटलमेंट 10 डेज में होता है। अगर कोई बोलता है कि PF निकालने में 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीने लग गए, गलत स्टेटमेंट है। अगर उन्होंने अपलोड कर दिया है सिस्टमेटिकली तो सेटलमेंट 10 डेज में हो जाता है। नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लेम सबमिशन, उमंग ऐप पर जाइए, उस पर आप सबमिट कीजिए, चाहे EPFO के साइट पे जाके, वहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर के क्लेम अपना सबमिट कीजिए। क्लेम स्टेटस अपडेट ऑन मोबाइल, जैसे आप अपना क्लेम सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पर SMS आ जाएगा कि आपका सबमिट हो गया, आपका प्रोसेस हो गया, आपका अमाउंट आपके अकाउंट में चला गया। सारा SMS अपडेट आपके मोबाइल पर आते रहेंगे। डेथ क्लेम सेटलमेंट विद इन 3 डेज। सो ये तो रिटायरमेंट बेनिफिट की बात है, और चाहे विड्रॉल की है जो 10 दिन में हो जाता है। इन केस ऑफ डेथ 3 दिन में ये सेटलमेंट होता है। क्लेम सेटलमेंट ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट। सो जो बाकी सब जितने क्लेम है वो रिटायरमेंट के दिन आपको पूरा क्लेम क्लियर करके दे दिया जाता है। बेनिफिट ऑफ सीडिंग UAN विद आधार एंड KYC। आधार और KYC से सीडिंग करने से क्या फ़ायदे होंगे?
सो यूएएन एक क्रिएट हो रहा है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इंट्रोड्यूस्ड बाय ईपीएफओ एज यूनिक 12 डिजिट नंबर असाइन टू पीएफ नंबर। जितने भी पीएफ में कंट्रीब्यूशन करने वाले एम्प्लॉई हैं उनको एक यूनिक यूनिवर्सल आधार अकाउंट नंबर मिलता है जो 12 डिजिट का होता है। Members should activate their UAN with mobile number and seed the mandatory KYC। मैंडेटरी KYC पूरा करना है। क्यों करना है? क्योंकि सारा डिटेल अगर उसमें फिट रहेगा तो सेटलमेंट देन एंड देयर हो जाएगा। अगर डिटेल नहीं रहेगा तो सेटलमेंट कैसे होगा? इसलिए सेटलमेंट को, टाइमली सेटलमेंट को इंश्योर करने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इंट्रोड्यूस किया गया है। उसको अगर आधार कार्ड से सीडिंग करने से क्या क्या और फ़ायदे होते हैं? सबमिशन ऑफ क्लेम विदाउट एम्प्लॉयर्स अटेस्टेशन। सो अगर आपने सीडिंग कर दिया आधार से और KYC अगर आपने कर दिया तो आपके क्लेम को एम्प्लॉयर के अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। बिना एम्प्लॉयर के अटेस्टेशन के आप ऑनलाइन क्लेम सबमिट कर दीजिए। रिसीव मंथली अपडेट्स ऑन द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद। हर महीने आपके मोबाइल पर आ जाएगा कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन कटा, कितना आपका पेमेंट जमा हुआ, कितना आपका टोटल हो गया। डाउनलोड ई पासबुक, फाइल अपडेट ई नॉमिनेशन, एडिट पर्सनल डिटेल्स, लिंक मल्टीपल EPF अकाउंट, ऑटो ट्रांसफ़र ऑफ PF अकाउंट। ये सारे फैसिलिटी आपको तभी मिलेंगे जब आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN है, UAN को आधार और KYC से सीडिंग कर दिया जाता है। वाई प्री मेच्योर PF सेटलमेंट इज नॉट रिकमेंडेड। सो जब भी हम PF के लिए अप्लाई करते हैं हमें समझाया जाता है कि विड्रॉल मत कीजिए। क्यों? क्योंकि PF इज टर्मिनल रिटायरमेंट लमसम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। जब हम रिटायर होते हैं उस समय हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कभी घर बनाना पड़ जाए, कभी और भी बड़े काम पड़ जाए, उस समय पैसे की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो बचा रहेगा तभी काम आएगा। इसलिए प्री मेच्योर सेटलमेंट की को मना किया जाता है। नॉन रिफंडेबल विड्रॉल्स आर अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंटीजेंसी एंड विद नो एडिशनल डॉक्यूमेंट। सो नॉन रिफंडेबल विड्रॉल भी है और रिफंडेबल भी है। तो नॉन रिफंडेबल किस लिए है? हाउस से रिलेटेड है, ये भी हाउस से रिलेटेड है, कंपनी बंद हो गई उससे रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट से रिलेटेड है। सो ऐसे सिचुएशन में अमाउंट को पार्शली विड्रॉल किया जा सकता है। और 90% विड्रॉल 1 ईयर बिफोर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होने से रिटायरमेंट होने के 1 महीने 1 साल के भीतर 90% तक का विड्रॉल परमिटेड है। Premature settlement attracts an income tax of 10% if that amount, if service less than 5 years and amount more than 50,000। सो 50,000 से ज़्यादा का अगर विड्रॉल करते हैं और सर्विस 5 साल से कम है तो 10% टैक्स लग जाएगा। 10% टैक्स का मतलब 5,000 रुपया होता है, तो 50 में से 5,000 तो ऐसे ही निकल गया। इसलिए ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप ये रिटायरमेंट बेनिफिट को पहले लेकर के इसको खर्च ना करें, उसको डिस्करेज करने के लिए इस पर टैक्स लगा दिया गया। PF एक्यूमुलेशन प्रोवाइड्स गुड रिटर्न। सो 8%, 9%, 10% गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, तो जब तक बना रहेगा तब तक उसमें इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। एम्प्लॉयर पेज फॉर पेंशन इंश्योरेंस ऑल्सो। पेंशन बेनिफिट मिनिमम 10 ईयर्स। सो देखिए ऐसा है, CCS रूल में भी हमने पढ़ा था कि पेंशन के लिए मिनिमम 10 ईयर सर्विस होना चाहिए। यहाँ भी EPFO में भी पेंशन के लिए 10 ईयर सर्विस होनी चाहिए। मोर द सर्विस मोर द पेंशन। जितनी लंबी लेंथ ऑफ सर्विस होगी उतना आपका ज़्यादा पेंशन हो सकता है। 2 ईयर्स वेटेज गिवन फॉर 20 ईयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस। अगर 20 साल आपने सर्विस कर लिया तो 22 साल के बराबर पेंशन मिलेगा। पेंशन फॉर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। मिनिमम पेंशन ऑफ 1,000 रुपीज़। इन्हेंस्ड इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर EDLI। सो EDLI की हम चर्चा कर चुके हैं। डेथ, अगर सर्विस पीरियड में डेथ होता है तो 7.5 लाख तक का इंश्योरेंस इसमें होता है। सो जो EPF है उसका एडवांस किस किस कंडीशन में मिल सकता है? अल्टरेशन ऑफ हाउस, इलनेस, मैरिज, विड्रॉल विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, ये सारा कंडीशन है। इसको आप जब टाइम मिले देख लीजिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन डेट ऑफ बर्थ।
डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना एक बड़ा काम है, इसलिए कोई इसका मिसयूज न कर सके, इसलिए डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या है वो? बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी अदर रिलायबल डॉक्यूमेंट। तो ऐसे करके मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार सर्टिफिकेट, इन सब के बेसिस पे डेट ऑफ बर्थ चेंज किया जा सकता है। आधार वाले में क्या है, अप टू ए मैक्सिमम रेंज ऑफ +or- 3 ईयर्स। सो अगर आप 50 के हैं तो 53 या 47 तक चलेगा, 50 के हैं तो 40 नहीं चलेगा, 70 भी नहीं चलेगा, 3 साल ± ये एक्सेप्ट कर लेंगे आधार के बेसिस पर डेट ऑफ बर्थ जब चेंज करते हैं। ऑफेंसेस क्या है? व्हाट आर द ऑफेंसेस एज पेनल्टीज अंडर द EPF स्कीम? द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ PF पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन ऑफ 5,000 और बोथ। सो 1 साल तक क्या आपका सजा हो सकता है अगर आप EPF स्कीम को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो। This may contravention of the provision related to payment of inspection administration charges punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years also. Default in payment of employee's contribution which has been deducted from the employee wages punishable with imprisonment of not less than 1 year and with fine of 10,000 rupees. In other cases punishable with imprisonment not less than 6 months. So EPF से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस होंगे उनके मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड 5,000 रुपीज़ फाइन है। आइए EDLI एम्प्लॉइज डायरेक्ट एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है। ये एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है जो 1976 में लॉन्च किया गया था। इसके सेलिएंट फीचर्स में क्या क्या है देखिए। मैक्सिमम 7 लाख तक पे हो सकते हैं, अगर 12 मंथ से कम आपकी सर्विस है तो 2.5 लाख पे हो सकते हैं। इसके लिए एम्प्लॉयर जो है 0.5% पे करते हैं, एम्प्लॉई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। और EDLI के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिस समय आप PF का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी के साथ ये अपने आप ही ऑटो जनरेटेड रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इसका जो बेनिफिट होता है इन केस ऑफ डेथ, दैट बेनिफिट इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द नॉमिनी और लीगल हेयर। सो EDLI का प्रोसेस बड़ी आसान है। अब ऐसा है कि अगर कुछ एम्प्लॉयर डिले करते हैं EPF कंट्रीब्यूशन पे करने में तो उनको पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट के हिसाब से 12% पर एनम उनका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और डैमेजेस जो है 5% से लेके 25% तक वेरी करता है, इसलिए टाइमली पे करना चाहिए। वाई प्रोविडेंट फंड इज सो इम्पॉर्टेंट? हायर रिटर्न्स ऑन PF सेविंग 8 से 10% तक मिलता है। लाइफ लॉन्ग पेंशन अंडर EPS 95, टैक्स एग्जेम्पशन होता है, पार्शियल विड्रॉल परमिटेड है, मिनिमम एस्यूर्ड पेमेंट टू नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर परमिटेड है। इसलिए प्रोविडेंट फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन विजिट टू epfindia.gov.in। सो दिस इज द उमंग ऐप, एक ऐप है उमंग ऐप। उमंग ऐप पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आएगा एम्प्लॉई सेंट्रिक ऑफ सर्विसेज और यहाँ से ये सारे ऑप्शन खुलते जाएंगे और आप एक एक करके इसको फीड करते जाइए, सारा डिटेल अपने आप मिल जाता है। जितने एम्प्लॉई हैं एक बार उनको उमंग ऐप पर विजिट करना चाहिए। सो इस क्लासेस में हमने EPF स्कीम देखा। EPF स्कीम में 3 तरह के फर्दर स्कीम है। प्रोविडेंट फंड का अलग से है जो रिटायरमेंट पर लमसम मिलता है। उसके बाद से पेंशन स्कीम अलग से है जो रिटायर होने पर या डेथ होने पर, रिटायर होने पर एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलेगा लाइफ लॉन्ग, और नहीं तो डेथ हो गए तो फैमिली मेम्बर्स को पेंशन मिलेगा लाइफ लॉन्ग। उसके बाद से EDLI होती है जिसमें इंश्योरेंस है, उसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और वो लगभग 7.5 लाख रुपए तक मिलता है। वो EDLI तभी है जब सर्विस में ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड एम्प्लॉयज़ का डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से 3 स्कीम
ऑटोमेटिकली जैसे ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन होगा ये तीनों ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगे और उसके लिए यूनिक नंबर मिलता है 12 डिजिट का, उसको आधार से सीड करना है। कंट्रीब्यूशन 12% लगभग 12% एम्प्लॉयज़ का है और 13% एम्प्लॉयर का, 25% पर मंथ पे करने पड़ते हैं। अगर आपने केवाईसी करा रखी है तो आपके मोबाइल पे एसएमएस अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयर से इंश्योर करना है आपका एम्प्लॉयर ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर नहीं है और 20 लोग से ज़्यादा वहाँ पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करने हैं। उसके बाद से आपको बताना है कि साहब मेरा ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कीजिए, मेरा 12% कंट्रीब्यूशन काटिए, और ये अपने उसके बाद से केवाईसी अपडेट कर दीजिए। आपके मोबाइल पर हमेशा एसएमएस आता रहेगा। एडवांस लेना भी आसान है, विड्रॉल भी आसान है, 10 दिन में सब कुछ आजकल हो जाता है। और रिटायर होने पर रिटायरमेंट के दिन पूरा का पूरा आपको पीएफ का पैसा भी मिल जाता है और पेंशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, उस दिन से पेंशन मिलने लगते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इसका लाभ उठाइए और आप इसका लाभ उठाएं। इसीलिए हम ये आपके बीच में ये अवेयरनेस, ये एक जागरूकता लेकर के आ रहे हैं। आप भी जागरूक बनिए, अपने बाकी दोस्तों को भी जागरूक बनाइए। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना है, सो दैट टाइम टू टाइम जो कुछ भी हम अपडेट अपलोड करें आपको इंस्टेंटली मिल सके। बाकी ये जो स्टडी मटेरियल है ये हमारे अनदर चैनल SGKG 2.22 पर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो प्लीज़ डू विजिट टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमारा SGKG स्टडी चैनल है, इस पर इतने ये सारे प्लेलिस्ट हैं। ये SGKG 2.22 चैनल है, इस पर ये सारे प्लेलिस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ, हिंदी इंग्लिश ग्रामर है, 46 क्लासेज है इसमें। इंग्लिश कंपटीशन के 44 क्लासेज हैं, यहाँ पर इंग्लिश कंपटीशन के 38 क्लासेज हैं, इंटरव्यू के 9 क्लासेज हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के 9 क्लासेज हैं। सो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जब चैनल आप ओपन करते हैं तो पहले होम आता है, फिर वीडियो पर जाइए, फिर शॉर्ट पर जाइए, फिर लाइव पे जाइए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके और ये सारे लिस्ट खोल लीजिए और उसके बाद से आपको इसमें से सब मिल जाएंगे। जो आपको इच्छा हो उसका आप अध्ययन करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।